नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। वन नेशन वन इलेक्शन पर विश्लेषण से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने पर आपको जो वीडियो हम बनाते हैं, अपलोड करते हैं, वह तुरंत मिल जाएगा और हमारी ताकत भी बढ़ेगी। वन नेशन वन इलेक्शन ठंडे बस्ते में भेजना पड़ेगा, क्योंकि संविधान का संशोधन के लिए 130वें संशोधन के लिए आज लोकसभा में वोटिंग हुई और उस वोटिंग से साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन का मंसूबा कामयाब नहीं होगा। 269 सांसदों ने अपना मत व्यक्त किया संशोधन के लिए, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। 198 ने विरोध में मतदान किया। अभी अभी कल तक लोकसभा में संविधान पर चर्चा होती रही और संविधान को बचाने के लिए, संविधान को आगे बढ़ाने के लिए चर्चाएं बखूबी हुई। और एक दिन बाद यानी आज 17 दिसंबर को जिस तरह से संविधान परिवर्तन करने के लिए आपाधापी में कोशिशें की गई और वह कोशिशें नाकाम हो गई। संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत होना जरूरी है और 2/3 बहुमत 543 में से 364-65 बनता है। तो 365 के बजाय 269 पर 269 पर आकर के इनका आंकड़ा रुक गया। इसलिए संविधान संशोधन नहीं हो सका और वन नेशन वन इलेक्शन को जेपीसी में भेज दिया गया। जेपीसी में भेजने की बात किसी और ने नहीं कही, स्वयं गृह मंत्री अमित शाह ने कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो चाहते थे कि इसे जेपीसी में भेजा जाए। जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है जिसमें पक्ष विपक्ष दोनों सांसद होते हैं और इसकी ढंग से स्क्रूटनी की जाती है, समीक्षा की जाती है, तब पास किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले 15 अगस्त को लाल किले से ऐलान किया था वन नेशन वन इलेक्शन का पहली बार। उसके बाद रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन का प्रारूप तैयार करने और इस पर विस्तृत विचार देश की जनता से, बुद्धिजीवी से, सांसदों से करने के लिए कमेटी बनाई गई और उन्होंने कमेटी की अपनी रिपोर्ट सितंबर 2024 में यानी 2 महीने पहले पेश किया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल ने इसकी मंजूरी दे दी और उसे कानून बनाने के लिए कोशिशें शुरू हो गई। लोकसभा अधिवेशन शीत सत्र 20 दिसंबर से खत्म हो रहा है और जिस आपाधापी में जल्दबाजी में संविधान संशोधन की कोशिशें की गई वह फ्लॉप हो गई और अब जेपीसी में भेजने की नौबत आ गई है वन इलेक्शन वन बिल की। वन इलेक्शन वन नेशन को प्रधानमंत्री नया प्रयोग करने के लिए जाने जाते हैं, चाहे वह नोटबंदी का मामला हो या और भी बहुत से मामले हैं जिसमें वह नए ढंग से अपना प्रयोग करते हैं। और ज़्यादातर प्रयोग में नरेंद्र मोदी आज तक फेल ही हुए हैं, पास नहीं हुए हैं।
तो वन नेशन वन इलेक्शन भी उनका नया प्रयोग था, जिसकी धज्जियां उड़ा दिया विपक्ष ने। और जिस तरह से चर्चा के दौरान विपक्ष ने सवाल उठाए, उसका जवाब देने के लिए संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह या फिर लोकसभा अध्यक्ष कोई नहीं तैयार हुआ। जिस ढंग से वन नेशन वन इलेक्शन की तौहीनी की गई, या यूं कहें कि इसे लताड़ लगाया गया विपक्ष के द्वारा प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को, हम समझते हैं कि इतना धज्जियां किसी की भी नहीं उड़ाई जा सकती, किसी भी अधिनियम की। तो वन नेशन वन इलेक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान पर चोट करने के लिए लाए थे। संविधान की चर्चा खत्म होते ही संविधान पर चोट करना शुरू कर दिया नरेंद्र मोदी ने। क्या यह माना जाए या यह माना जाए कि संघीय ढांचे पर जबरदस्त प्रहार करने का कार्यक्रम एनडीए गठबंधन ने निर्धारित किया है और वह समय समय पर प्रहार करता रहता है। संविधान को डायरेक्ट नहीं हटा सके, 400 पार सीटें नहीं आई, इसलिए संविधान को नहीं बदल सके, इसलिए संविधान को अब तिल तिल मारने की कोशिशें की जा रही हैं। अगर वन नेशन वन इलेक्शन की इनकी ड्रीम प्रोजेक्ट स्कीम लागू हो जाती, मान लीजिए लागू हो गई, तो सारे राज्यसभाओं के, सारे विधानसभाओं के और लोकसभा के सारे चुनाव एक साथ कराए जाने का प्रोग्राम था इस अधिनियम में, इस बिल में। हमारे देश में बहुलता है, विविधता है, एक के आधार पर शासन नहीं चल सकता। एक के आधार पर करने का मतलब है कि तानाशाही रुख, एक के मतले पर करने का मतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहंकार, जो कि इनसे करवाता है नए नए प्रयोग। तो संघीय ढांचे पर इसका कितना दुष्प्रभाव पड़ता। मान लीजिए किसी राज्य में सरकार फेल हो गई, सरकार को गिरने की नौबत आ गई, विपक्ष हावी हो गया, संख्या बल के आधार पर सरकार में कमी हो गई, तोड़ फोड़ हो गई, तो क्या सारे चुनाव रद्द हो जाएंगे? लोकसभा का भी चुनाव रद्द हो जाएगा। और अखिलेश यादव ने तो बहुत सही पॉइंट पकड़ा है। उन्होंने कहा है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना है तो सारी सरकारें राज्यों की गिरा दीजिए और लोकसभा भी भंग कर दीजिए और चुनाव कराइए वन नेशन वन इलेक्शन के तहत। जो बाद में आप करना चाहते हो वह अभी से कीजिए, पता चल जाएगा कि इसके कितने बुरे दुष्परिणाम सामने आएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन की स्कीम लाने पर प्रधानमंत्री को क्या फायदा होगा, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावजीवी प्राणी हैं। किसान आंदोलन के दौरान इन्होंने किसानों को आंदोलन जीवी कहा गया, उसी तरह से इन्हें किसानों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीवी हैं और चुनाव के बारे में 24 घंटे सोचते रहते हैं कि चुनाव कैसे लड़ा जाए, कैसे जीता जाए, चुनाव में नया प्रयोग कैसे किया जाए जो कि हमारे पक्ष में आए। इस पर चिंतन मनन करते करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूल जाते हैं कि जो वन नेशन वन इलेक्शन ला रहे हैं इससे संघीय ढांचे पर दुष्प्रभाव पड़ना है और संघीय ढांचे पर अगर प्रभाव पड़ा तो संविधान और प्रजातंत्र का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता नहीं कौन सी अदृश्य शक्तियां सलाह देती हैं जो कि उन्हें बैकफुट पर उनकी नीतियां, उनका बिल उन्हें ला देता है। इसी तरह से वक्फ बोर्ड ला करके
मुसलमानों की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए नरेंद्र मोदी ने जो कुत्सित प्रयास किया था, उस पर भी बुरी तरह से इनकी हार हुई और उसे भी जेपीसी में भेजना पड़ा। नारी शक्ति बंधन अधिनियम ला करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को 33% भागीदारी राजनीति में सुनिश्चित करने के लिए जो प्रयोग किया, वह प्रयोग भी ठंडे बस्ते में चला गया है। और 2029 के बाद जब सभी सीटों का परिसीमन होगा, जनगणना होगी, जनगणना होने का कोई आसार ही नहीं दिख रहे हैं, तो जनगणना के बाद परिसीमन और परिसीमन के बाद महिलाओं को 33% महिलाओं को राजनीति में लाने, इलेक्शन लड़वाना संभव हो पाएगा। इसलिए यह भी 2029 के बाद ही संभव होगा। और अब रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति ने कहा है कि अगर अभी नहीं वन नेशन वन इलेक्शन आएगा तो 2029 के बाद या फिर 2034 के बाद इसे लागू किया जाएगा। रामनाथ कोविंद को हम बता दें कि वह इस देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं, संविधान को बारीकी से समझते हैं, राष्ट्र की नब्ज को भी बारीकी से समझते हैं, और अगर नहीं समझते हैं तो वह सही माने में राष्ट्रपति नहीं थे। उन्हें यह बिल या यह कमेटी का अध्यक्ष बनना ही नहीं चाहिए था। अब प्रधानमंत्री के साथ उनकी भी फजीहत हो रही है और रामनाथ कोविंद यह कह करके नहीं बचेंगे कि अभी नहीं तो 2029 या 2034 के बाद वन नेशन वन इलेक्शन लाना ही पड़ेगा। किसी भी कमेटी का जो अध्यक्ष होता है उसकी औकात एक राज्य मंत्री के बराबर होती है। रामनाथ कोविंद इस देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं और राष्ट्रपति पद सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। इस देश का पहला व्यक्ति राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति बनने के बाद अगर उन्हें किसी कमेटी का अध्यक्ष बनाया जा रहा है तो उनके कद को घटाया जा रहा है। इस बात को न नरेंद्र मोदी समझ सके और न रामनाथ कोविंद, या समझते रहे तो ज़्यादा बुद्धिमान बनने, चालाकी करने की कोशिशें करते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनाथ कोविंद को बनाया कमेटी का अध्यक्ष, वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी का अध्यक्ष, और उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। जो काम सौंपा गया था उसे पूरा किया और पिछले सितंबर में उन्होंने कमेटी की अनुशंसा राष्ट्रपति को सौंप दिया और हड़बड़ी में मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी भी दे दिया। और जिस ढंग से इसे लाया गया, विपक्ष नहीं चाहता था। विपक्ष जिस तरह से चुनाव हो रहा है, उन चुनाव में सुधार करने की जरूरत महसूस करता है। जैसे ईवीएम का खेला हो रहा है, जहां जहां चुनाव हो रहा है, अधिकांश सभी जगहों पर नहीं, क्योंकि सभी जगहों पर अगर ईवीएम का खेला करेंगे तो खेला एक ही दिन में पकड़ लिया जाएगा। इसलिए चुने हुए राज्यों में जैसे महाराष्ट्र खेला कर जाते हैं ईवीएम से, और जम्मू कश्मीर और झारखंड में नहीं करते हैं। हरियाणा में खेला कर जाते हैं, लेकिन छोटे राज्य या जिन राज्यों का ज़्यादा वैल्यू नहीं है उन राज्यों में नहीं करते। तो चुनाव सुधार की ज़रूरत है। एक मुश्त चुनाव कराने और सभी राज्यों में चुनाव कराने की ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव एक साथ नहीं कराए। अभी जो 4 राज्यों में चुनाव संपन्न हुए हैं, कुछ उपचुनाव भी संपन्न हुए हैं, उसे भी एक साथ नहीं कराया गया। जब 4 राज्यों के चुनाव कराने और उपचुनाव के साथ 4 राज्यों के चुनाव कराने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग के प्रमुख राजीव कुमार सक्षम नहीं साबित हो रहे हैं, तो कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से नागालैंड तक विस्तृत भारत
में एक साथ चुनाव कराने के लिए कैसे सफलता प्राप्त करेंगे, यह बात समझ में नहीं आती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत शातिर दिमाग के हैं और अमित शाह उनसे भी बड़े शातिर हैं, और इन्हीं शातिराना बुद्धि का नतीजा है वन नेशन वन इलेक्शन, जिसे कि आरएसएस ने सुझाया है। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब यह हुआ कि सभी राज्यों में एक साथ चुनाव कराया जाए और ईवीएम की एक ही सेटिंग से लोकसभा चुनाव और तमाम विधानसभा का चुनाव एक साथ जीत लिया जाए। लेकिन इसके दुष्परिणाम क्या होंगे, इस पर ध्यान नहीं दिया न नरेंद्र मोदी ने और न आरएसएस ने। इनका इरादा है कि एक साथ सभी चुनाव जीत करके और लोकसभा में अगर कराया जाएगा नई पद्धति से चुनाव, तो उम्मीद है कि इन्हें 370 पार या 470 पार सीटें मिल जाएंगी। और अगर इतनी सीटें मिल जाएंगी तो वन नेशन वन इलेक्शन के तहत हुआ चुनाव 5 साल तक चलेगा, और 5 साल बीतने को जैसे होगा उसी समय भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करके हमेशा हमेशा के लिए कब्जा कर लेना चाहता है आरएसएस। हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न बनाकर किसी और को बना दिया जाए 5 साल बाद, लेकिन 5 साल तक नरेंद्र मोदी हटने वाले नहीं हैं और इन्हीं के हाथों तमाम वे दुष्कर्म कराना चाहता है आरएसएस, जो कि राष्ट्र के लिए और इस देश के 140 करोड़ लोगों के लिए घातक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस, शाह और पूरा भगवा गैंग चाहता है कि इस देश में राजतंत्र लागू हो। नया संसद भवन बनने के बाद जब उसका उद्घाटन हुआ और सांसदों का प्रवेश हुआ नए संसद भवन में, तो उन्हें जो संविधान की कॉपी बांटी गई उसमें धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय, यह सब गायब था। बहुत हो हल्ला मचा। उसके बाद सफाई दी गई कि जो पुराना संविधान था, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया संविधान था, पुराने संविधान की कॉपी करा करके हमने भेज दी है। और यह जो संविधान की प्रस्तावना है जिसमें धर्मनिरपेक्षता है, समाजवाद है, सामाजिक न्याय है, यह सब 42वें संशोधन में 1976 में जोड़ा गया था। तो पुराने संविधान की कॉपी पेश की गई थी, लेकिन किसी को इस पर विश्वास नहीं हुआ। और दूसरा काम यह हुआ कि प्रजातंत्र के विरोधी राजतंत्र, राजशाही का प्रतीक सिंगोल को यहाँ पर नए संसद भवन में स्थापित किया गया है। उसकी जगह किसी संग्रहालय में होनी चाहिए थी, लेकिन उसे लोकतंत्र के मंदिर में लाया गया है। और जब सिंगोल को स्थापित किया गया, उसके पहले सिंगोल को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे संसद भवन में चक्कर लगाते हैं और फिर एक जगह रख करके उसके सामने साष्टांग पड़ जाते हैं। सिंगोल का मतलब राजतंत्र होता है, और सिंगोल उस समय भेंट किया जाता है जब कोई राजा अपने उत्तराधिकारी को राजपाट सौंपता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगोल के सामने साष्टांग पढ़कर यह साबित कर दिए कि वह राजतंत्र चाहते हैं और राजतंत्र की पूजा कर रहे हैं, राजतंत्र के सामने नतमस्तक हैं, ढेर हो गए हैं, या यूं कहें साष्टांग पड़ गए हैं। तो इनका मकसद है भारत को प्रजातंत्र से राजतंत्र बनाना, राजशाही लाना, राजा की हुकूमत चलाना। यानी सैकड़ों साल पहले भारत को ले जाना शासन पद्धति के अनुसार। इन्हें प्रजातंत्र, संविधान, लोक और धर्मनिरपेक्ष भारत कतई पसंद नहीं है। इसमें परिवर्तन करना चाहते हैं, परिवर्तन ही नहीं आमूल चूल परिवर्तन चाहते हैं।
संविधान को हटा करके मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। इस भारत को, प्रजातंत्र को राजतंत्र, राजशाही का बनाना चाहते हैं और भारत, धर्मनिरपेक्ष भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कवायद है, पहली सीढ़ी है वन नेशन वन इलेक्शन। इसी सीढ़ी के जरिए संघीय ढांचे को खत्म किया जाएगा और संवैधानिक अधिकारों को खत्म किया जाएगा। संविधान के अनुसार जो शासन चल रहा है उसे खत्म किया जाएगा और फिर सारे राज्यों में एक साथ चुनाव करके, लोकसभा राज्यसभा का चुनाव एक साथ करा करके, अपनी मर्जी के अनुसार ईवीएम की सेटिंग करके पूरे भारत में पूरे राज्यों पर कब्जा करना चाहते हैं और उसी के लिए यह उर्वर भूमि तैयार की गई है और वन इलेक्शन वन नेशन की थ्योरी सामने लाई गई है। लेकिन भारत में लोकतंत्र और संविधान की जड़ें इतनी गहराई तक हैं कि मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी, अमित शाह अगर संविधान को उखाड़ना चाहेंगे, लोकतंत्र को उखाड़ना चाहेंगे तो इनके बूते की बात नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में जो व्यवस्था दी है उस व्यवस्था के तहत संविधान को नहीं खत्म किया जा सकता है, लोकतंत्र को नहीं खत्म किया जा सकता है। आरएसएस के इन चट्टे बट्टे को समझ लेना चाहिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो व्यवस्था दी है उस व्यवस्था के तहत भारत का नक्शा बिगाड़ने या भारत को एक अंधी गुफा में ले जाने, लड़ाई झगड़ा दंगा कराने और संविधान को खत्म करने की जो तुम्हारी कुटिल नीति है वह लागू नहीं हो पाएगी। और तुम्हारा जो हिंदू राष्ट्र का सपना है, यह सपना आज से नहीं है, 100 साल से है। 1925 में जब आरएसएस की स्थापना की गई तो हिंदू राष्ट्र की अवधारणा के तहत ही की गई कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है हर कीमत पर। 100 साल बीत गए, हिंदू राष्ट्र नहीं बन चुका। कुछ महीने बाकी हैं 100 साल में, यानी अगले साल 2025 के दशहरा विजयदशमी तक, इनके विजयदशमी के दिन इनके 100 साल पूरे होंगे। अब इन कुछ महीनों में उपद्रव करके, हिंदू मुस्लिम करके, संविधान को बदल करके ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और उसके लिए एड़ी चोटी का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यह प्रयास इनका सफल नहीं हो पाएगा। यह देश 100 साल तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सका है तो कुछ महीनों में हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। मनुस्मृति को यह संविधान नहीं बना पाएंगे जैसी इनकी सोच है। उस सोच के तहत कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जो भी है, जैसा भी है, कमजोर ही सही, जब तक विपक्ष है, जब तक राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, लालू यादव समेत तमाम नेता हैं, तब तक ये भारत का बाल बांका नहीं कर सकते हैं। और कोई परिवर्तन ला करके अगर आते हैं तो जैसे आज इन्हें मुंह की खानी पड़ी है कि संविधान संशोधन के लिए इनका फार्मूला काम नहीं आया और बुरी तरह से हार हुई है। यही हार हमेशा होती रहेगी और भारत की संप्रभुता, भौगोलिक स्थिति और यहाँ की व्यवस्था जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाई है वह अक्षुण्ण रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।